नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर ममता शुक्ला, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल लोही, रीवा, मध्य प्रदेश से। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की विज्ञान और उसमें हम पढ़ेंगे जैव प्रक्रम भाग 3। इसके पहले की वीडियो में आप पाचन एवं श्वसन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे जैव प्रक्रम का भाग 3 और वह है वहन। साथ में हम पढ़ेंगे पौधों एवं जंतुओं दोनों में परिवहन कैसे होता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वहन होता क्या है। तो वहन के लिए हम कह सकते हैं, साधारण भाषा में समझें तो परिवहन का अर्थ होता है वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना। ठीक उसी तरह सभी जीवों के शरीर में भी पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजा जाता है। यदि हम मानव में वहन की बात करें तो जीवों में उपापचयी क्रियाओं के संपादन के लिए उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोत से प्राप्त कर प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी एवं हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को ही हम परिवहन कहते हैं। ऐसे कार्यों के संपादन के लिए जीवों में एक विकसित तंत्र पाया जाता है जिसे कहते हैं परिवहन तंत्र। यदि हम मनुष्य के परिवहन तंत्र की बात करें तो यह मुख्य रूप से 3 भागों से मिलकर के बना हुआ होता है। पहला है हृदय, दूसरा है रक्त और तीसरी है रक्तवाहिनियाँ। ये तीनों आपस में मिलकर के रक्त परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती हैं। हमारे शरीर में भोजन से प्राप्त पोषक तत्व, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि सारे पदार्थ रक्त के द्वारा वहन किए जाते हैं, अर्थात सभी अंगों में पहुंचाया जाता है। इसके लिए हमारे पूरे शरीर में रुधिर नलियों का परिपथ होता है तथा हमारा हृदय जो है वह एक पंप की तरह कार्य करता है, जो कि रक्त को इन नलियों के द्वारा सारी जगहों अर्थात सभी ऊतकों में भेजने का कार्य करता है। यदि हम हृदय की संरचना की बात करें तो जो मनुष्य का हृदय होता है वह कोमल एवं मांसल रचना होती है, जो हमारी वक्षीय गुहा में पसलियों के नीचे दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है और इसका आकार तिकोना होता है, जो ऊपर की ओर चौड़ा तथा नीचे की ओर सकरा होता है। साथ ही यह थोड़ा सा बाईं ओर झुका हुआ होता है। मनुष्य का जो हृदय होता है पेरिटोनियम नामक दोहरी झिल्ली से बंद रहता है, जिसे हृदय आवरण या पेरिकार्डियल भी कहते हैं। इन झिल्लियों के बीच की गुहा पेरिकार्डियल गुहा कहलाती है, जिसमें एक द्रव भरा होता है जिसे पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। यह द्रव हृदय को बाहरी आघातों एवं घर्षण से बचाता है। जो मनुष्य का हृदय होता है वह मुख्य रूप से 4 कक्षों से मिलकर के बना हुआ होता है। पहला होता है बायां आलिंद, दूसरा है बायां निलय, तीसरा है दायां आलिंद और चौथा है दायां निलय, जिसको इंग्लिश में हम लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हमारे हृदय में 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं, अर्थात बायां और दायां हिस्सा, बायां आलिंद बायां निलय, दायां आलिंद और दायां निलय। तो दोनों तरफ के आलिंद और निलय के बीच में एक पर्दे जैसी रचना पाई जाती है, जिसको कहते हैं आलिंद निलय पट। और इसका काम क्या होता है, यह दोनों तरफ के रक्त को कभी भी मिक्स नहीं होने देता। मनुष्य के हृदय में बाईं तरफ हमेशा शुद्ध रुधिर यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड तथा दाहिनी तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और यह रुधिर आपस में कभी भी मिक्स इसी भित्ति के द्वारा नहीं होता है। यदि हम बाह्य संरचना की बात करें तो ये होता है बायां आलिंद, नीचे की तरफ होता है निलय यानी कि वेंट्रिकल, बायां निलय, दूसरी तरफ का ऊपर का हिस्सा दायां आलिंद और नीचे का हिस्सा दायां निलय, यानी ऊपर के 2 कक्ष आलिंद और नीचे के 2 कक्ष निलय कहलाते हैं। दोनों तरफ के आलिंद और निलय के बीच में छिद्र पाए जाते हैं, जिनको कहते हैं आलिंद निलय छिद्र। जो बाईं तरफ का जो
आलिंद निलय छिद्र होता है उसमें 2 कपाट पाए जाते हैं जिसको कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। दाहिने साइड में इसमें 3 कपाट होते हैं जिसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसी प्रकार जो दाहिना साइड है उसमें एक महाशिरा तथा बाएं साइड में महाधमनी खुलती है। अब हम बात करते हैं एक एक करके चारों कक्षों की। तो सबसे पहले बायां आलिंद यानी लेफ्ट एट्रियम, इसको हम लेफ्ट ऑरिकल भी कहते हैं। हृदय के बाएं भाग में ऊपरी प्रकोष्ठ जो होता है वो कहलाता है लेफ्ट एट्रियम या बायां आलिंद। इसका काम क्या होता है? फेफड़े से ऑक्सीजनीकृत जो रक्त होता है उसको लेकर के और बाएं आलिंद में यहाँ पर शुद्ध रुधिर आता है। दूसरा भाग जो होता है वो बायां निलय कहलाता है, यानी बाएं आलिंद के नीचे वाला भाग जो है वो कहलाता है बायां निलय यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल। यह क्या करता है? बाएं आलिंद से जो शुद्ध रुधिर यानी ऑक्सीजनेटेड रक्त को लेफ्ट वेंट्रिकल में लेकर के जाता है और यहाँ से महाधमनी के द्वारा इस ऑक्सीजनेटेड रुधिर को पूरे शरीर में भेजने का कार्य करता है। तीसरा भाग होता है दायां आलिंद। हृदय के दाएं भाग के ऊपरी प्रकोष्ठ को कहते हैं दायां आलिंद यानी कि राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम, तीनों चीज़ें हम कह सकते हैं। इस भाग में पूरे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रुधिर है वह महाशिरा के द्वारा लाया जाता है। अब यहाँ पर एक बात और ख़ास बात होती है कि आलिंद की अपेक्षा निलय की दीवार भित्ति थोड़ी सी मोटी होती है। उसका कारण क्या होता है कि आलिंद का रक्त जो होता है वह निलय तक ही रहता है, जबकि निलय का रक्त पूरे फोर्स के साथ पूरे शरीर में भेजा जाता है, जिसके कारण निलय की दीवार सुरक्षा की दृष्टि से मोटी होती है। इसके पश्चात आता है दायां निलय यानी कि राइट वेंट्रिकल। हृदय के दाएं भाग के निचले प्रकोष्ठ को दायां निलय कहते हैं। दाएं आलिंद से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दाएं आलिंद से दाएं निलय में जाता है और दाएं निलय से यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीकृत होने के लिए फेफड़ों में भेजा जाता है। यदि हम यहाँ पर चित्र की बात करें तो मनुष्य के हृदय का जो चित्र है वह भी इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में भी पूछा करता है। तो यहाँ पर चित्र के माध्यम से हम समझते हैं यह वाला भाग जो है ये कहलाता है हमारा बायां आलिंद और यह है बायां निलय। इस तरफ है दायां आलिंद, नीचे की तरफ का भाग दायां निलय। इसके अलावा और क्या आवश्यक चीज़ें होती हैं? जो बायां आलिंद होता है इसमें ये 4 पल्मोनरी शिराएँ आकर के खुलती हैं। जो बायां निलय होता है यहाँ से एक बड़ी सी महाधमनी निकलती है और निकलते ही 2 भागों में बढ़ जाती है, एक ऊपर सिर की तरफ और दूसरी नीचे धड़ की तरफ शुद्ध रुधिर को पहुंचाती है। जबकि जो दायां आलिंद होता है इसमें 2 महाशिराएं खुलती हैं, एक अग्र महाशिरा दूसरी पश्च महाशिरा, और दाएं आलिंद का रक्त जो है वो पहुंचता है दाएं निलय में और दाएं निलय से फिर से एक महाधमनी निकलती है, पल्मोनरी महाधमनी, जो निकलने के पश्चात यह भी 2 भागों में बढ़ती है। यह अपने अपने तरफ के फेफड़ों की तरफ चली जाती है और यह अशुद्ध रुधिर लेकर के जाती है और शुद्ध करने के लिए। अशुद्ध मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फेफड़ों में हमने पिछले सेशन वाले चैप्टर में पढ़ा है कि फेफड़ों में गैसीय आदान प्रदान होता है, अर्थात ऑक्सीजन रक्त में मिलाई जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाती है। तो फेफड़ों में वह रक्त वापस ऑक्सीजनीकृत होता है और 4 पल्मोनरी शिराओं के माध्यम से वापस यहाँ पर आ जाता है। अब बात करते हैं हम हृदय की क्रियाविधि की कि हृदय कैसे काम करता है। तो इसको समझाने के लिए मैंने ये खुद का बनाया हुआ चित्र यहाँ पे लगाया है ताकि मैं आपको सरल तरीके से समझा सकूँ हृदय की क्रियाविधि के बारे में। तो सबसे पहले होता क्या है कि हृदय में हमेशा जो पंपिंग की क्रिया है वह होती रहती है, चूँकि एक पंप जैसा ऑर्गन है और इसमें संकुचन और शिथिलन की क्रिया होती रहती है। यह संकुचन की क्रिया पहले आलिंद में, इसके पश्चात निलय में आती है। जब आलिंद में संकुचन होता है उस समय निलय आराम की स्थिति में होता है और जब निलय में संकुचन होता है तो आलिंद आराम की स्थिति में होता है। तो इस तरह संकुचन और शिथिलन की जो
एक कड़ी है वो एक धड़कन कहलाती है। एक संकुचन और एक शिथिलन मिलकर के एक धड़कन बनाती है। और मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो जैसे ही आलिंद में संकुचन होता है उस समय पे क्या होगा, ये जो 4 पल्मोनरी शिराएं हैं, एक ये पल्मोनरी शिरा, 2 इधर है और 2 ये छोटे छोटे जो होल दिख रहे हैं इनके माध्यम से, यानी 2 बाएं फेफड़े से और 2 दाहिने फेफड़े से आती हैं। तो ये 4 पल्मोनरी शिराएं यहाँ पर शुद्ध रुधिर लेकर के आती हैं। तो यहाँ पर शुद्ध है और यहाँ पर सेम टाइम पर ही, उसी समय पर ही अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा के द्वारा अशुद्ध रुधिर यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे भरा है। अब क्या होगा, जैसे ही दोनों तरफ के आलिंद में संकुचन होगा, जब संकुचन होगा तो ऊपर से दबाव बढ़ेगा, जब प्रेशर बढ़ेगा तब क्या होगा, यहाँ हमने पहले पढ़ा है कि दोनों तरफ के आलिंद और निलय के बीच में क्या पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं। बाईं तरफ बाईकस्पिड वाल्व और दाहिनी तरफ ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं। ये कपाट, जिसको हिंदी में द्विवलनीय कपाट तथा त्रिवलनीय कपाट कहते हैं, ये अपने अपने तरफ के निलय से एक पेशी के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, जिसको कहते हैं कॉर्डी टेंडिनी। ठीक है, तब क्या होगा कि जब दोनों तरफ के आलिंद में संकुचन होगा तो रक्त का दबाव बढ़ने के कारण दोनों तरफ का जो रक्त होगा वो अपने अपने तरफ के वाल्व को खोल करके और कहाँ पहुँच जाता है, निलय में। और ये वाल्व की संरचना कुछ इस प्रकार होती है कि आलिंद का रक्त तो निलय में आ सकता है, किंतु निलय का रक्त जो होता है वापस आलिंद में नहीं जा पाता। इनकी संरचना कुछ इसी प्रकार से होती है कि एक दिशीय प्रवाह ही होता है। तो दोनों तरफ के, जैसे ही आलिंद में संकुचन हुआ तो दोनों तरफ के आलिंद का जो ब्लड है वो कहाँ आ जाता है, दोनों तरफ के निलय में भर जाता है। अब इस समय पे आलिंद आराम की स्थिति में हो गया है। अब वापस से निलय में संकुचन होगा। जैसे ही निलय में संकुचन होगा तो बाहर जाने के लिए ऊपर का रास्ता बंद, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व के कपाट बंद हो गए, ये रक्त ऊपर नहीं जा सकता है। तब क्या करेगा, ये रक्त जो बायां निलय है यहाँ से एक महाधमनी के द्वारा निकलता है और 2 भागों में निकलते ही बढ़ जाता है, एक सिर की तरफ और दूसरा धड़ की तरफ शुद्ध रुधिर सप्लाई करता है। अब क्या होगा, शरीर के सभी भागों को शुद्ध रुधिर पहुंचाने के पश्चात वहाँ से ऑक्सीजन देने के पश्चात रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड मिला दी जाती है और अब यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा के द्वारा वापस आता है, कहाँ पे, दाएं आलिंद में। ठीक है, और दाएं आलिंद का जो रक्त है, जब उसी टाइम पर जबकि यहाँ से महाधमनी से रक्त निकल रहा था, उसी समय पर दाएं निलय का जो रक्त है वो कहाँ निकलता है, पल्मोनरी महाधमनी के द्वारा निकलता है, जो नीले रंग से दिख रही है। और निकलते ही के पश्चात दोनों तरफ के फेफड़ों में ये बढ़ जाता है, एक बाएं फेफड़े को और एक दाएं फेफड़े को ये रक्त लेकर के चला जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है, उसमें ऑक्सीजन मिलाई जाती है और वापस से ये रक्त पल्मोनरी शिराओं के माध्यम से निलय में पहुंच जाता है। तो पहले आलिंद में संकुचन हुआ, फिर निलय में संकुचन हुआ। ठीक है, और निलय में जैसे ही जब संकुचन होगा तो निलय का रक्त कहाँ चला जाएगा, अपनी अपनी तरफ के जो महाधमनी है उसमें निकल जाएगा। और जैसे रक्त निकल गया तो ये जगह तो खाली हो गई। उसी समय पर दोनों तरफ की जो धमनियाँ हैं इनमें भी कपाट पाए जाते हैं, जिनको अर्धचंद्राकार कपाट कहते हैं। तो रक्त पलटकर नीचे ना आए इसलिए ये कपाट बंद हो जाते हैं और तब तक में अगली आलिंद के संकुचन की क्रिया जो है वो शुरू हो जाती है। तो इस तरह संकुचन और शिथिलन की क्रिया लगातार चलती रहती है। और एक बार जब मनुष्य के हृदय में ये संकुचन उत्पन्न हो जाता है और ये जो धड़कन शुरू हो जाती है तो वह जीवन पर्यंत चलती रहती है। अब आगे हम पढ़ते हैं कि जो संकुचन और शिथिलन की बात करते हैं तो यदि हम बाह्य संरचना के रूप में देखें तो कुछ इस तरह हमारा जो हृदय है वो पंप होता रहता है, जो लगातार बिना रुके बिना थके जीवन पर्यंत काम करता है। और यदि हम इसकी आंतरिक संरचना की बात करें तो जैसे ही आलिंद में संकुचन हम देख रहे हैं तो आलिंद का रक्त निलय में आया और निलय का संकुचन हुआ तो दोनों तरफ की जो महाधमनी है वहाँ निकल जाता है। तो इस तरह संकुचन और शिथिलन की क्रिया लगातार होती रहती है और पूरे हृदय में जो परिसंचरण है वो लगातार होता रहता है।
अब यदि हम परिसंचरण पथ की बात करें, रास्ते की बात करें कि कैसे कैसे रक्त हमारा होकर के गुजरता है, तो हम शुरू करते हैं यहाँ पर इन्हीं 4 पल्मोनरी शिराओं से। ठीक है, ये 4 पल्मोनरी शिराएं कहाँ से आती हैं? 2 आएगी बाएं फेफड़े से, 2 आएगी दाहिने फेफड़े से, और दोनों तरफ से शुद्ध रक्त लेकर के आती है। कहाँ आती हैं? बाएं आलिंद से। और बाएं आलिंद का रक्त कहाँ जाएगा? बाएं निलय में, और दोनों के बीच में यहाँ पर कपाट हैं। ठीक है, ये कपाट कौन से हैं? बाइकस्पिड कपाट या बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा? बायां जो निलय होगा, बाएं निलय का रक्त जाएगा महाधमनी की तरफ, और यहाँ पर भी कपाट पाए जाते हैं। और महाधमनी निकलने के पश्चात तुरंत 2 भागों में बढ़ती है, एक सिर की तरफ और दूसरी धड़ की तरफ और पूरे शरीर को ये शुद्ध रुधिर सप्लाई करती है, पहुँचाती है, और वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा करके महाशिरा के माध्यम से आती है, और ये 2 महाशिराओं के रूप में खुलती है दाएं आलिंद में। और दाएं आलिंद से रक्त कहाँ जाता है? दाएं निलय में। किसके द्वारा? त्रिवलनीय कपाट के द्वारा। और ये जो दाएं निलय का रक्त है ये जाता है पल्मोनरी महाधमनी में। यहाँ पर भी कपाट पाए जाते हैं, और पल्मोनरी महाधमनी हृदय से निकलते ही 2 भागों में बढ़ती है, एक बाएं फेफड़े को चली जाती है और एक दाएं फेफड़े को, और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड किया जाता है, यानी ऑक्सीकृत किया जाता है, और वापस से यह ऑक्सीकृत जो रुधिर है वो बाएं आलिंद में फिर से इन्हीं 4 पल्मोनरी शिराओं के माध्यम से पहुँचा दिया जाता है। तो इस तरह हमारे रक्त में जो परिसंचरण की क्रिया है वो लगातार चलती रहती है। अब हम बात करते हैं उस माध्यम की जिसके माध्यम से यह जो है हमारे पूरे शरीर में आवश्यक पदार्थों का संवहन होता है। तो वह माध्यम क्या है? रक्त है। यह लाल रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो रक्त की वाहिनियों में प्रवेश करता है, तथा इसका pH 7.4 होता है। परीक्षा की दृष्टि से यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि मानव रक्त का pH कितना होता है। यह अपने बहाव के दौरान सभी ऊतकों का संयोजन करता है, इसलिए इसे तरल संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। यदि हम रक्त के घटक की बात करें तो रक्त मुख्य रूप से 2 घटकों से मिलकर के बना हुआ होता है। एक भाग होता है प्लाज्मा, यह रक्त का 55% भाग बनाता है। दूसरा भाग होती है रक्त कोशिकाएं, यह पूरे रक्त का 45% भाग बनाता है। जो प्लाज्मा है उसका अधिकांश भाग जल होता है, और कुछ भाग यानी 90% लगभग जल होता है, और 10% भाग में कुछ हद तक प्रोटीन और बाकी अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। जबकि जो रक्त कोशिकाएं होती हैं उसमें 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं। पहली होती है RBC यानी लाल रक्त कणिकाएं, दूसरी होती है WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, तीसरी होती है थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, जिसको ब्लड प्लेटलेट भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं इन्हीं तीनों कणिकाओं के बारे में। तो जो RBC होती है यानी लाल रक्त कणिकाएं, इसमें ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है और इसे ऑक्सीजन का वाहक भी कहा जाता है। RBC में यानी लाल रक्त कणिकाओं में जो न्यूक्लियस यानी केंद्रक है इसका अभाव होता है, नहीं पाई जाती, और इनका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। दूसरी होती है श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं यह लगभग श्वेत या पीले हल्के पीले रंग की होती हैं। इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, यह रंगहीन होती हैं तथा इनकी संख्या RBC से कम होती है, और यह हमारे शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करने का कार्य करती हैं। तीसरी प्रकार की जो कणिकाएं होती हैं जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट या रक्त पट्टिकाणु या प्लेटलेट भी कहते हैं, जिसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है रुधिर का थक्का बनने में सहायता करना, और इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। जो रुधिर की कण होते हैं, रुधिर की वाहिकाएं होती हैं, वह मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। हमारे शरीर में रक्त में 2 वाहिकाएं होती हैं, पहली होती है धमनियाँ, दूसरी होती हैं शिराएं। धमनियों के बारे में जान लें कि धमनियाँ वे रुधिर वाहिकाएं जो हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को लेकर के
और पूरे शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाती हैं वे कहलाती हैं धमनियाँ। इनकी भित्ति मोटी तथा लचीली होती है क्योंकि रुधिर दाब से ये उच्च दाब के कारण इनकी भित्ति मोटी और लचीली होती है। और जो पल्मोनरी धमनी होती है वह इसका अपवाद होती है क्योंकि पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी शिरा शुद्ध रक्त लेकर के आती है और पल्मोनरी धमनी जो है वो अशुद्ध रक्त लेकर के पूरे शरीर में जाती है। तो जब धमनी और शिरा में अंतर की बात आती है तो वहाँ पर यह बताना ज़रूरी होता है। अब बात आती है शिरा की। तो शिरा यानी ब्लड वेसल्स जो होती हैं वे ब्लड वेसल्स जो पूरे शरीर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाती हैं वे शिरा या महाशिरा कहलाती हैं। यह शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती हैं। उनमें मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इनमें दबाव कम होता है और रुधिर के शिराओं में रुधिर की एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, जबकि धमनियों में वॉल्व पाए जाते हैं धमनियों में वॉल्व नहीं पाए जाते जबकि शिराओं में वॉल्व पाए जाते हैं। चूँकि शिराओं में दबाव कम होता है और रक्त विपरीत दिशा में भी बह सकता है जिसको रोकने के लिए वॉल्व इसमें पाए जाते हैं, जबकि धमनियों में प्रवाहित होने वाला जो रक्त होता है वह उच्च प्रेशर के साथ यानी हाई प्रेशर के साथ बहता है जिसके विपरीत होने की लौटने की संभावना नहीं होती, इसलिए उसमें कपाट नहीं पाए जाते। अब एक और प्रकार की नलिका होती है जिसको कहते हैं केशिका। अब समझते हैं कि वास्तव में केशिका होती क्या है। तो जब महाधमनी पतली पतली शाखाओं में बढ़ती है तो महाधमनी पहले क्या बनाएगी? धमनी बनाएगी, धमनी धमनिका बनाएगी, धमनिका धमनी केशिका बनाएगी। जब धमनी केशिका बनती है तो यहाँ पर आते आते रक्त से ऑक्सीजन तथा आवश्यक पदार्थों को शरीर के विभिन्न ऊतकों में पहुँचा दिया जाता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड तथा अनुपयोगी पदार्थों को रक्त में मिला दिया जाता है। अब यही धमनी केशिका शिरा केशिका में बदल जाती है और शिरा केशिका वापस जुड़ करके शिरिका बनाएगी, शिरिका शिरा बनाएगी और शिरा जो है वो महाशिरा बनाएगी। तो वास्तव में केशिका यानी कैपिलरी क्या हुआ? धमनी और शिरा के बीच की पतली नलिकाएं ही होती हैं, अलग से कोई नली नहीं होती है जिसे हम केशिका कहें। अब ये देखते हैं कि फेफड़ों में ऑक्सीजन रुधिर में कैसे प्रवेश करता है। तो फेफड़ों में परिवहन के लिए हम यदि पूरे परिसंचरण को देखें तो मनुष्य का हृदय शरीर और फेफड़ों के बीच में जुड़ा हुआ होता है। सबसे पहले क्या होगा? शुद्ध रक्त फेफड़ों के माध्यम से हृदय में आया, हृदय के बाएं आलिंद में आया, बाएं आलिंद से बाएं निलय में आया, बाएं निलय से यहाँ से पूरे शरीर में पहुँचा दिया जाएगा। अब ऑक्सीजन और सभी पदार्थ जब पहुँचा दिए गए तो यहाँ पे अशुद्धियाँ और कार्बन डाइऑक्साइड मिला दी गई। अब यही जो नलिकाएं हैं ये शिरा बन गई, ठीक है। अब ये महाशिरा के रूप में यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दाएं आलिंद से दाएं निलय में जाता है और दाएं निलय से पल्मोनरी महाधमनी के द्वारा वापस से कहाँ चला जाता है? फेफड़ों में। और फेफड़ों में यहाँ पर एल्वियोलाई होते हैं जहाँ पर गैसीय आदान प्रदान होता है और ऑक्सीजन इसमें प्रवेश करने के पश्चात यह रक्त फिर से ऑक्सीजनेटेड हो गया, जिसे 4 पल्मोनरी शिराओं के माध्यम से फिर से रक्त में छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार ये परिवहन का जो चक्र है वो लगातार चलता रहता है। अब बात करते हैं रक्त दाब की। रुधिर वाहिकाओं के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्त दाब कहते हैं। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में अधिक होता है। धमनी के अंदर रुधिर का दाब संकुचन एवं प्रकुंचन दाब निलय अनुशिथिलन के दौरान धमनी के अंदर दाब जो होता है वो अनुशिथिलन दाब कहलाता है, जिसको हम संकुचन दाब या शिथिलन दाब या इसको इंग्लिश में सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर हम कह सकते हैं। ये कुछ इस तरह का उपकरण आपने देखा होगा जब कभी भी आपके परिजन या आप कभी जो ब्लड प्रेशर चेक करवाने के लिए जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, तब क्या होता है, कुछ इस तरह का उपकरण जो होता है, एक पट्टी होती है जिसको आपकी बाहों में भुजा में लपेट दिया जाता है।
अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह ये जो रक्त का प्रेशर है वो नापा जाता है। सामान्य रूप से जो रक्त का दाब होता है वो 120 mmHg प्रकुंचन दाब तथा अनुशीतलन दाब 80 mmHg होता है। अब उसको कैसे नापते हैं यहाँ हम थोड़ा सा समझेंगे। तो जैसे क्या होगा, इस पट्टे को यहाँ पे बाहों में लपेट दिया जाएगा। फिर डॉक्टर क्या करते हैं कि यहाँ पे लगी हुई एक पाइप होती है जिसमें एक छोटा सा पंप लगा हुआ होता है। तो पंप को डॉक्टर क्या करते हैं, यहाँ से लगातार बार बार पुश करते हैं। पुश करने से यहाँ पर प्रेशर उत्पन्न होता है। प्रेशर उत्पन्न होने के कारण ये नली जो पहले खुली हुई थी अब यहाँ पर ब्लॉक हो जाती है, यानी बंद हो जाती है, यानी इसमें रक्त का प्रवाह रुक जाता है। अब इस स्थिति में क्या होगा, इस समय डॉक्टर एक ऐसा स्टेथोस्कोप लेकर के उसे अपने कान में लगाते हैं। अब सोचिए ज़रा, कान में क्यों लगाते होंगे। तो देखिए होता क्या है, जैसे इसमें प्रेशर बढ़ाए तो ये नली जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। फिर डॉक्टर क्या करते हैं, ये प्रेशर पंप के बगल में एक छोटा सा बटन जैसा नॉब लगा हुआ होता है, उसको घुमाते हैं और इसका प्रेशर, ये जो पट्टी थी इसका प्रेशर कम करते हैं। जैसे ही इसका दबाव हम कम करते हैं तब क्या होगा, यहाँ पर पहले पारा ऊपर तक चढ़ गया। अब क्या होता है, जब कान में लगा के स्टेथोस्कोप सुनते हैं तो जब ये ऊपर का रक्त धीरे से, पट्टी ढीली हुई तो ये रक्त ऊपर से नीचे की ओर आने लगता है। जैसे ही रक्त ऊपर से नीचे की ओर आने लगता है तो अपने साथ एक दबाव, प्रेशर लेकर के आएगा। तो यहाँ पर पारा जो है वो ऊपर नीचे चढ़ता है, पहले ऊपर तक रहता है फिर धीरे धीरे नीचे आता है। एक बिंदु ऐसा आता है जहाँ से इस स्टेथोस्कोप में एक साउंड सुनाई देना शुरू हो जाता है। ठीक है, जिस पॉइंट पर वो साउंड सुनाई देना शुरू हो जाता है उसको वो नोट कर लेते हैं डॉक्टर, और वही होता है प्रकुंचन दाब। अब क्या होता है, धीरे धीरे वो नॉब ढीला करते हैं और ये जो पारा होता है ऊपर से नीचे की ओर खिसकता है। अब क्या होता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जबकि ये जो सुनाई देने वाला साउंड है ये अब सुनाई देना बंद हो जाता है। जिस बिंदु पर ये साउंड सुनाई देना बंद हो जाता है उसे ही कहते हैं अनुशीतलन दाब, जो होता है 80 mmHg। अब ये बता दें कि जो दाब है वो यहाँ पर क्या होता है, रीडिंग को कंफर्म करने के लिए डॉक्टर एक दो बार फिर से इसको प्रेशर को ऊपर नीचे करते हैं ताकि जो जिस बिंदु पर ये जो सुनाई दे, जो साउंड वो गायब हुआ है वो उसमें कंफर्म हो जाए। चूँकि ये जो ट्यूब होती है इसमें पारा लगा होता है, इसलिए इसकी जो माप होती है इसे हम पारे में व्यक्त करते हैं। तो सामान्य मनुष्य के शरीर का सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg तथा डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg होता है। ये सामान्य होता है, लेकिन उम्र के साथ क्या होता है, ये थोड़ा सा बढ़ता भी है, और जब इसका मान ज़्यादा होने लगता है तब उस समय पे हमारे शरीर में तब एक बीमारी का रूप ले लेती है जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो हाई बीपी या लो बीपी वो इसी के आधार पर होती है कि जब आपका प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब दिए गए जो पैमाने हैं उससे ज़्यादा होगा तो हाई ब्लड प्रेशर, और कम हुआ तो लो ब्लड प्रेशर यहाँ से बनता है। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट द्वारा अनुरक्षण की। तो इन नलिकाओं के तंत्र में यदि हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाए और हम घायल हो जाएं, रक्तस्राव होने लगे, तब सोचिए क्या होगा। तब तंत्र से रुधिर की हानि प्राकृतिक रूप से कम होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त रक्तस्राव से दाब में कमी आ जाएगी जिससे पंपिंग प्रणाली की क्षमता भी कम हो जाएगी। तो इसे रोकने के लिए हमारे शरीर में रुधिर में प्लेटलेट कोशिकाओं का पूरी फैली हुई होती हैं जो पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं और रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देती हैं। तो ये तो आपने भी देखा होगा कि जब कभी चोट लगती है तो उस जगह पर थोड़ी देर बाद ही एक जेली जैसी, पपड़ी जैसी रचना बन जाती है और वहाँ से रक्त का प्रवाह होना बंद हो जाता है। तो इसी जेली जैसी रचना को ही कहते हैं रुधिर का थक्का जमना। तो ये हमारे शरीर की प्लेटलेट द्वारा होने वाली एक अनुरक्षण क्रिया होती है। इसके अलावा एक और प्रकार का परिवहन पाया जाता है, माध्यम पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं लसिका। यह एक अन्य प्रकार का द्रव होता है जो वहन में सहायता करता है। अब वास्तव में लसिका होता क्या है, तो केशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन रुधिर कोशिकाओं से बाहर निकलकर ऊतक के अंतरकोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं और यही रुधिर का छना हुआ जो भाग है यही कहलाता है लसिका।
तो पचा हुआ एवं छिद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका के द्वारा ही होता है। अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय अवकाश में यह वापस ले जाने के लिए रुधिर में भी पहुंचाने का कार्य करता है। यदि हम चित्र के रूप में देखें तो रुधिर वाहिनियों के द्वारा यानी धमनी के द्वारा रक्त जब निकलता है और क्रमशः केशिकाओं में जाता है तो यहाँ पर निर्मित दबाव के कारण रक्त का कुछ हिस्सा छन करके और इसके अंतर कोशिकीय अवकाश यानी कोशिकाओं के बीच में चला जाता है। तो रक्त का छना हुआ यही भाग जो कि कोशिकाओं के अंदर चला गया है यह कहलाता है लसिका, जिसमें कुछ आवश्यक पदार्थ भी होते हैं जिसे कुछ नलियों के द्वारा इकट्ठा किया जाता है जिसे लिम्फ नलिका कहते हैं और इस नलिका के द्वारा ये वापस से हमारे रक्त की शिराओं में मिला दिया जाता है। तो यह भी हमारे शरीर में एक प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है जो कि रुधिर परिवहन तंत्र के समान ही कार्य करता है। अब हम बात करते हैं पौधों में परिवहन की। जीवों में परिवहन के बाद अब यदि हम पौधों की बात करें तो पादप वहन तंत्र पत्तियों से भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ एवं जड़ों से कच्ची सामग्री का वहन करेगा। ये पथ स्वतंत्र रूप से संचालन करने के लिए इसमें दो प्रकार के तरीके होते हैं। पहला होता है जाइलम के द्वारा और दूसरा होता है फ्लोएम के द्वारा। जाइलम क्या करता है? यह मृदा से प्राप्त जल तथा खनिज लवणों का वहन करता है। जाइलम यानी कि जल, याद करने की ट्रिक। जाइलम के द्वारा जल का संवहन होता है। दूसरी तरफ फ्लोएम यानी फल हम कह सकते हैं। तो फ्लोएम द्वारा पत्तियों से जहाँ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं वहाँ से पौधों के अन्य भागों में पहुँचाता है। अब जल का परिवहन देखिए कैसे होता है। जाइलम ऊतकों में जड़ों तनों तथा पत्तियों की वाहिनिकाएं आपस में जुड़ करके एक जाल जैसी रचना बनाती हैं। पादप के सभी भागों से ये संबद्ध होती हैं। तो जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में रहती हैं। ये सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती हैं। यह जड़ तथा मृदा के मध्य में आयन संचरण में एक अंतर उत्पन्न करती हैं। अब क्या होता है कि इस अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा से जल जड़ के माध्यम से प्रवेश करता है। इसका अर्थ है जल अनवरत गति से जड़ की जाइलम कोशिकाओं में जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है जिससे लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है। तो जैसे कि हम जानते हैं जल कहाँ पे है? यहाँ भूमि में मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ से जाइलम जो होगा जड़ों द्वारा अवशोषित होगा और यहाँ से ऊपर पौधे के प्रत्येक भाग में पहुँचा दिया जाता है। अब यहीं पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी हो रही है। तो जिस जल की रंध्र के द्वारा हानि हुई है उसका प्रतिस्थापन पत्तियों की जाइलम वाहिकाओं द्वारा हो जाता है। वास्तव में कोशिका के अंदर जल के अणुओं का वाष्पन के कारण एक चूषण दाब उत्पन्न होता है जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि को ही हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब बारी आती है भोजन तथा दूसरे पदार्थों के स्थानांतरण की। अब हम चर्चा करते हैं कि उपापचयी क्रियाओं के पश्चात विशेष रूप से प्रकाश संश्लेषण जो कि पत्तियों में होता है लेकिन वह पौधों के अन्य सभी भागों में कैसे पहुंच जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण में विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है। यह स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? फ्लोएम नामक ऊतक के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा फ्लोएम अमीनो अम्ल अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है। ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों, फलों, बीजों तथा वृद्धि करने वाले अंगों में ले जाए जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो जाइलम है उसका संवहन ऊपर की तरफ, यानी जाइलम का कार्य है जल को जड़ से अवशोषित करके पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाना, जबकि फ्लोएम का कार्य है पत्ती में जो बना हुआ भोजन है उसको पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाना। तो जाइलम और फ्लोएम बिल्कुल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। जाइलम नीचे से ऊपर की तरफ जबकि फ्लोएम ऊपर से नीचे की तरफ कार्य करते हैं। तो बच्चों, अब तक के वीडियो में हमने सीखा वहन किसे कहते हैं, मानव वहन तंत्र एवं उसके भाग, मानव हृदय की संरचना एवं उसके क्रियाविधि,
रक्त के विभिन्न घटक एवं रक्तवाहिनियों के बारे में, और पौधों में वहन हमने पढ़ा जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से। तो बच्चों, अब आपको काम 2 करने हैं। पहला काम आपकी पाठ्यपुस्तक में पेज नंबर 117 से 121 तक वो आपको अच्छे से पढ़ना है और इस वीडियो में बताई हुई बातों को अच्छे से समझने का प्रयास करना है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे उत्सर्जन की। तो दूसरा कार्य आपको करना ये है कि अगली क्लास में आने के पहले आप उत्सर्जन पढ़ के आएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ और कल हम पढ़ेंगे उत्सर्जन।